हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन। मीन्स किस किस चीज़ों के लिए, किन किन टाइप के एनालिसिस के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, इसके बारे में। इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो एप्लीकेशंस को जानने से पहले सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो जैसा हमने आपको बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हम क्या स्टडी करते हैं, हम किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इंटरैक्ट कर रहा है, मीन्स किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है बाय द केमिकल सब्सटेंस। मीन्स वो केमिकल सब्सटेंस जिसकी हमको एनालिसिस करनी है, वो केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, या कितना एमिट कर रहा है, या किस तरीके से एमिट कर रहा है। तो इसी को स्टडी किया जाता है, मेजर किया जाता है उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के बारे में जानने के लिए, जैसे कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, या क्वालिटेटिव मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए तो इसी को ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसका वेवलेंथ रेंज होता है 200 to 400 नैनोमीटर, और विजिबल लाइट जिसका वेवलेंथ रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ का लाइट अगर कोई सब्सटेंस जो है, केमिकल सब्सटेंस जिसकी एनालिसिस करनी है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रेंज के लाइट को जब वो केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको स्टडी किया जाता है ताकि उन केमिकल सब्सटेंस की एनालिसिस की जा सके। तो इसी को ही हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लेक्चर वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड क्रोमोफोर। मीन्स कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड क्रोमोफोर को किसी भी मॉलिक्यूल में उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन मतलब किसी भी सब्सटेंस में, केमिकल सब्सटेंस में अगर ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बनाएं तो क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हुआ, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से पैटर्न में होता है, तो उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड क्रोमोफोर जो प्रेजेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो उसी को हम डिटेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोफोर्स मतलब क्या होता है? क्रोमोफोर्स मतलब उस मॉलिक्यूल का कोई ऐसा पार्ट या ऐसा कोई ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप जो कि यूवी रेडिएशन मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसी को क्रोमोफोर कहा जाता है। और इसी क्रोमोफोर की वजह से, मीन्स यही जो क्रोमोफोर जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ही स्पेक्ट्रा मीन्स ग्राफ आता है, या कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, उस मॉलिक्यूल का क्रोमोफोर कहा जाता है। तो क्रोमोफोर को और डिटेल में जानते हैं विद एग्जांपल्स। तो जैसा हमने आपको बताया, क्रोमोफोर क्या होता है, ये कोई ग्रुप होता है इन अ मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल का सर्टेन पार्ट या फंक्शनल ग्रुप होता है उस मॉलिक्यूल का, जो क्या एग्जिबिट करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मीन्स वो पर्टिकुलर पार्ट और फंक्शनल ग्रुप जो है यूवी और विजिबल रेंज के जो रेडिएशंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमको मिलता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, क्रोमोफोर बोला जाता है। और दिस क्रोमोफोर मे और मे नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द कंपाउंड। मीन्स या तो ये कलर इम्पार्ट करेगा उस केमिकल कंपाउंड का, या तो नहीं करता है। मीन्स ये क्या करता है, उस मॉलिक्यूल में जब यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन को जब हम पास करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट पर्टिकुलर ग्रुप जिसको हम क्रोमोफोर बोल रहे हैं, वही ग्रुप जो है यूवी या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है।
तो कॉमन जो क्रोमोफोर्स होते हैं जिसमें आते हैं डबल बॉन्ड, एरोमेटिक रिंग आता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने आपको बताया कि जिसमें कि मॉलिक्यूल्स में ऑल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। मीन सिंगल बॉन्ड दैन मल्टीपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड, इस तरीके से होता है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एरोमेटिक रिंग, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्रोमोफोर कहलाते हैं अगर किसी केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोफोर इन द मॉलिक्यूल कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मीन्स किसी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया है, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसकी वजह से आया है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रोमोफोर की वजह से आया है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रोमोफोर आर इथिलेनिक, एसिटाइलेनिक, कार्बोनाइल्स एसिड, एस्टर, नाइट्राइल ग्रुप एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्रोमोफोर्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्रोमोफोर जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इथाइलिन, एसिटाइलिन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्रोमोफोर जिसमें दोनों पाई इलेक्ट्रॉन और एन मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें दो तरीके के ट्रांजिशन होते हैं, पाई स्टार ट्रांजिशन और एन पाई स्टार ट्रांजिशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। तो इसको हम डिटेल में मीन्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और डिटेल में और कितने टाइप्स के ट्रांजिशन होते हैं, ये क्या बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे जिस क्रोमोफोर जिसमें दोनों पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आता है और हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखेगा स्पेसिफिक, तो वो है कार्बोनाइल, नाइट्राइल, एजो कंपाउंड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये ग्रुप अगर इस पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो क्रोमोफोर कहलाता है, और जिसकी वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज अ क्रोमोफोर, मतलब ये खुद क्रोमोफोर नहीं होता है, क्रोमोफोर की तरह काम नहीं करता है, लेकिन जब इस ऑक्सोक्रोम को किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये शिफ्ट कर देता है एब्जॉर्प्शन टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होगा विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जैसे कि ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल OH, NH2 ग्रुप, OR, NHR, NR2। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सोक्रोम जो है NH2 अगर हम अटैच करते हैं, इस ग्रुप को जब बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया जाता है तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होगा, लैम्डा मैक्स जो है शिफ्ट हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, मीन्स 255 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर में शिफ्ट हो जाता है। मीन्स बेंजीन रिंग का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आपको दिखेगा, पिक दिखेगा 255 नैनोमीटर में, लेकिन जब उसमें NH2 ग्रुप मीन्स अमीन ग्रुप जब ऐड कर दिया जाता है, जो कि क्या एक्ट करेगा, एक्ट ऐसा ऑक्सोक्रोम, और फिर उसके बाद ये अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम को शिफ्ट कर देता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरह। अब कहाँ पे पिक दिखेगा हमको, 280 नैनोमीटर पे। तो इस तरीके से ऑक्सोक्रोम काम करता है, और सभी जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं उसमें वन या मोर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल जैसा हमने आपको बताया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल में बताएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जैसा हमने आपको बताया कि क्रोमोफोर के डिटेक्शन के लिए विद इन अ मॉलिक्यूल जैसे कि पॉलीन्स, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के डिटेक्शन के लिए, मीन्स अगर हमको ये डिटेक्ट करना है, पता लगाना है कि वो पर्टिकुलर जो केमिकल कंपाउंड है वो एरोमेटिक है कि नहीं, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक है, तो हम जो है यूवी विजिबल से कर सकते हैं। अगर हमको कॉन्जुगेशन पता करना है, मीन्स वो पर्टिकुलर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है कि नहीं या नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से हम क्रोमोफोर्स को, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ। और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम पर्टिकुलरली द फिनोलिक एंड कार्बोनिल ग्रुप विच मॉडिफाई द एरोमेटिक क्रोमोफोर हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोमोन्स एंड फ्लैवोन्स। क्रोमोन्स और फ्लैवोन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, क्योंकि क्रोमोन्स और फ्लैवोन्स का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एरोमेटिक क्रोमोफोर प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर कोई फिनोलिक या कार्बोनाइल ग्रुप क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं, जैसा हमने आपको जस्ट अभी ऑक्सोक्रोम के बारे में बताया, जिसकी वजह से हम क्रोमोन्स और फ्लैवोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गया डिटेक्शन ऑफ द क्रोमोफोर्स। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या होता है? अगर हमको किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, तो उसी को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ unknown compound by comparing the absorption spectra with the spectra of known compound, means standard compound। मीन्स क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं, मीन्स किस तरीके से किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है। तो हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया है उसको नॉन कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से कंपेयर किया जाता है। नॉन कंपाउंड मतलब क्या हुआ कि हम जान रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सैंपल है और उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि वो कैफीन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड कैफीन लेंगे। स्टैंडर्ड कैफीन मतलब कि नॉन कैफीन लेंगे जिसमें हमको मालूम है कि ये कैफीन है, और क्या करेंगे, उस स्टैंडर्ड कैफीन का हम क्या करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, स्पेसिफिक सॉल्वेंट में सोल्यूशन बनाएंगे। अब इसके बाद सेम सैंपल जो हमारे पास है जिसको आइडेंटिफाई करना है उसका भी सोल्यूशन बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया हुआ है उस कैफीन का, उसका हम एब्जॉर्बेंस देखेंगे एट डिफरेंट वेवलेंथ। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो यूवी रेडिएशन या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस रेंज में, मीन्स यूवी विजिबल रेंज में अगर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास किया जाता है उस मॉलिक्यूल में, उस सब्सटेंस में, तो डिफरेंट वेवलेंथ में वो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, वो सब्सटेंस जो है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट मैनर में एब्जॉर्ब करेगा। तो उसी ग्राफ को जब ड्रॉ किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, तो उसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो हमने जो कैफीन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ रेंज को जब पास करेंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंट एब्जॉर्बेंस आएंगे, और जब उसको हम प्लॉट करते हैं तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कैफीन। और उसके बाद उस सैंपल सॉल्यूशन का भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ रेंज में, मींस विद इन यूवी और विजिबल रेंज, हम क्या करते हैं, उसका भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा जाता है। और ये जो अननोन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और नोन कंपाउंड मींस नोन जो स्टैंडर्ड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसको कंपेयर किया जाता है। और इस तरीके से कंपेयर करके सेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या कह सकते हैं सेम एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, इट मीन्स हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सेम यहाँ पे लिखा है, आइडेंटिफाइंग द अननोन कंपाउंड बाय कंपेयरिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा विद द स्पेक्ट्रा ऑफ नोन कंपाउंड। तो किस तरीके से, क्योंकि एज डिफरेंट कंपाउंड एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मीन्स हर एक जो कंपाउंड होते हैं उसका एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। जैसा हमने आपको बताया था कि क्या किया जाता है, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। एक्स एक्सिस में वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये है इन द नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्बेंस। जैसा हमने आपको बताया था अलग अलग वेवलेंथ रेंज में एब्जॉर्बेंस देखा जाता है, और ये जो ग्राफ देख रहे हो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जैसा हमने आपको बताया था, एब्जॉर्बेंस देखा जाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एट डिफरेंट वेवलेंथ में। तो जो कलर सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट का हमने आपको रेंज बताया था 400 to 800 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ रेंज का लाइट जो है एब्जॉर्ब होता है बाय द कलर सब्सटेंस। और अगर कलरलेस सॉल्यूशन है तो वो जो है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसका हमने रेंज बताया था 200 से 400 नैनोमीटर, मीन्स इस वेवलेंथ रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे कलरलेस सब्सटेंस। मान लो कि कलर सब्सटेंस है और उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद जो भी एब्जॉर्बेंस आया, इस तरीके से हम लोग जो है 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक अलग अलग वेवलेंथ चेंज करने के बाद उसका हमने एब्जॉर्बेंस जो है नोट किया और इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 से जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो है एब्जॉर्बेंस जो है बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 400 से मान लो 410, 20, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एब्जॉर्बेंस जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये एब्जॉर्बेंस आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में। और
यहाँ पे मान लो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आया है। उसके बाद हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्बेंस वापस से डिक्रीज होते जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हमने फर्दर जब वेवलेंथ बढ़ाया तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रा आया है, तो ये सबसे क्या है, ये यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आया। मतलब अगर हमने यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इस एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो मान लो ये आया 470 नैनोमीटर। मीन्स 470 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो लाइट है उसको उस सब्सटेंस ने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया, और इसी कारण से क्या आया, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस आया। मान लो कि यहाँ पे जो इसका एब्जॉर्बेंस आया था वो है 0.43 आया। तो बाकी में आप देख सकते हैं, बाकी वेवलेंथ में जो एब्जॉर्बेंस यहाँ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कम है। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कब आया, जब 470 नैनोमीटर में जो है 0.43 एब्जॉर्बेंस आया। तो यही इसी पॉइंट को, इसी वेवलेंथ को क्या कहा जाता है, लैम्डा मैक्स कहा जाता है। हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आप देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसको वेवलेंथ जो है एक्स एक्सिस में और एब्जॉर्बेंस इन द वाई एक्सिस। और इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस, तो उसी को लैम्डा मैक्स कहा जाता है या वेवलेंथ मैक्सिमा कहा जाता है। मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जिस वेवलेंथ में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को, उस मॉलिक्यूल का, उस सब्सटेंस का लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आप देख सकते हैं वो जो केमिकल कंपाउंड है वो कौन से वेवलेंथ वाले लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया, 470 नैनोमीटर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक, यहाँ पे जो ये पिक है वो कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, 470 नैनोमीटर में। तो वो उस केमिकल कंपाउंड का क्या कहलाएगा, ये लैम्डा मैक्स कहलाएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है उस वेवलेंथ में। तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है उसमें जो पर्टिकुलर जो लैम्डा मैक्स होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के लिए। और जब नॉन केमिकल कंपाउंड मींस स्टैंडर्ड केमिकल कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हम मैच करते हैं जो अननोन केमिकल कंपाउंड है उससे, और अगर सिमिलर आता है मीन्स अननोन और नोन कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को मैच करते हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लैम्डा मैक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक फॉर एवरी सब्सटेंस एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस। ये जो लैम्डा मैक्स होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है उस सब्सटेंस के लिए, और जिससे हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि फिनोलिक एसिड में एग्जांपल जैसे गैलिक एसिड। तो गैलिक एसिड का जो लैम्डा मैक्स आता है, मीन्स अगर सैंपल में अगर गैलिक एसिड है तो 272 नैनोमीटर में जो है आपको क्या दिखेगा, लैम्डा मैक्स आएगा। मीन्स इस तरीके से 272 नैनोमीटर में इस तरीके से आपको जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा, लैम्डा मैक्स जो है यहाँ पे दिखेगा। तो मीन्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड में गैलिक एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड गैलिक एसिड के का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अगर कंपेयर करेंगे तो 270 नैनोमीटर पे हमको लैम्डा मैक्स की पीक आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैटेकॉल जो कि फिनोलिक कंपाउंड है, इसका जो लैम्डा मैक्स होता है वो 279 नैनोमीटर में होता है। फ्लावोनॉइड जैसे कि एंथोसाइनिन पिगमेंट, इसका जो लैम्डा मैक्स होता है वो विजिबल रेंज में 475 से 560 नैनोमीटर। इस बीच में जो है डिफरेंट एंथोसाइनिन पिगमेंट्स जो होते हैं उनका जो है लैम्डा मैक्स हमको दिखेगा। और ये जो है नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकिनॉन, ये भी क्या है, ये फिनोलिक कंपाउंड है, इसका लैम्डा मैक्स जो है 295 नैनोमीटर। तो ये डिफरेंट जो मैंने यहाँ पे बताया है एग्जांपल्स, तो इसका जो हम जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इन द इथेनॉल, जब इन सब्सटेंस का सोल्यूशन इथेनॉल में जब प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद इसका जब हम लैम्डा मैक्स देखते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं, तो इनका लैम्डा मैक्स जो है इन डिफरेंट नैनोमीटर में हमको ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है
का लैम्डा मैक्स इन 0.1 मोलर H2SO4 ऐसा सॉल्वेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल निकोटीन 260 नैनोमीटर में, मॉर्फिन जो है वो 284 नैनोमीटर में, निकोटीन जो कि टोबैको में प्रेजेंट होता है एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मॉर्फिन जो कि ओपियम मीन्स अफीम में प्रेजेंट होता है एज अ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्विनीन जो कि सिंकोना बार्क में प्रेजेंट होता है एज एन एंटी मलेरियल इसको दिया जाता है, जिसका जो है लैम्डा मैक्स आता है 250 नैनोमीटर इन 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। मॉर्फिन जो कि एक पोटेंट एनाल्जेसिक है। और नेक्स्ट बीटा कैरोटीन इन क्लोरोफॉर्म मीन्स बीटा कैरोटीन जो है जब इसका क्लोरोफॉर्म में सोल्यूशन बनाते हैं और इसका जो लैम्डा मैक्स हमको ऑब्जर्व होगा 466 और 497 नैनोमीटर वेवलेंथ में हमको लैम्डा मैक्स दिखेगा। तो इस तरीके से लैम्डा मैक्स जो है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर कोई केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो लैम्डा मैक्स होता है मीन्स वेवलेंथ मैक्सिमा जो है ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स अगर हम कंसेंट्रेशन बढ़ा दे या घटा दे उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का तो भी उसका लैम्डा मैक्स क्या होगा, वो फिक्स होगा, लैम्डा मैक्स उसका कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, अगर किसी सैंपल में कोई भी केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को डिटरमाइन करना है, मीन्स कितने कंसंट्रेशन में, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, तो उसको हमको डिटरमाइन करना होता है, तो उसी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। एनालाइट मतलब क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस जिसकी हमको एनालिसिस करना है, जिसको हमको पता लगाना है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, जो भी हमारे सैंपल लिए हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट इन अ सैंपल सोल्यूशन, उस सैंपल सोल्यूशन में वो पर्टिकुलर जो केमिकल सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन करने को ही हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। और ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। बियर्स-लैम्बर्ट लॉ हमने आपको बताया था लास्ट टाइम। बियर्स-लैम्बर्ट लॉ का यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन, ए क्या है, ए इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस माइनस लॉग टी क्या है, टी मीन्स ट्रांसमिटेंस, और लॉग E0 बाय ET और इक्वल्स टू ECL। तो जैसा हमने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में बताया था, हम क्यूवेट में सैंपल सोल्यूशन को रखते हैं और इस सैंपल सोल्यूशन को फिर जो है क्यूवेट को कहाँ प्लेस किया जाता है, इन द सैंपल होल्डर, मतलब जहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो सैंपल होल्डर है वहां पे हम इस तरीके से प्लेस करते हैं। और जब यूवी या विजिबल लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ जब पास किया जाता है तो I0 मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ I0, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मीन्स जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम पास कर रहे हैं उसका कितना इंटेंसिटी, और उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है जब पास होता है तो क्या होगा, कुछ रेडिएशंस जो है क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे और बाकी क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट। तो जितना इंटेंसिटी ऑफ I0 क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है जो बचा जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाता है, मीन्स बाहर आ जाता है फ्रॉम द सैंपल होल्डर, और उसके बाद उसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। और ये जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है वो डिटेक्टर में पहुंचता है। डिटेक्टर जो है ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करता है, कितना इंटेंसिटी था इंसिडेंट लाइट का, कितना इंटेंसिटी था ट्रांसमिटेड लाइट का, उसके अकॉर्डिंग जो है कितना एब्जॉर्ब हुआ, वो मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब किया वो डिटरमाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो एब्जॉर्बेंस कितना हुआ, जो इंसिडेंट लाइट था तो उसमें एब्जॉर्बेंस कितना हुआ, कितना एब्जॉर्ब किया वो मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल सब्सटेंस, वो किसके बराबर होता है, ECL। E क्या होता है, ये होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मतलब कि उस केमिकल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उस पर्टिकुलर वेवलेंथ में, उस स्पेसिफिक वेवलेंथ में। और C क्या है, C इज द concentration of
दैट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस एंड एल क्या है, एल इज द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब कि वो जो लाइट है वो कितने जो है कितने लेंथ में वो पास कर रहा है। जैसे मान लो ये क्वेट का जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो पाथ लेंथ क्या हुआ 1 सेंटीमीटर। और ये जो एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट होता है ये कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के लिए एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। और सेम पाथ लेंथ में ये क्या होता है, एब्जॉर्बेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन। मीन्स अगर उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ता जाएगा। मतलब उस सोल्यूशन में उस पर्टिकुलर जो है केमिकल सब्सटेंस का जो अमाउंट है, जो मॉलिक्यूल है वो अगर बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, वो एब्जॉर्बेंस मीन्स उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो यही आपका कहलाता है बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। तो इस लॉ पे बेस्ड हम किस तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स the concentration of the analyte can be determined by measuring the absorbance at lambda max। means हम वो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पे क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या था, हम वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि वो क्या है, और यहाँ पे हमको उस सैंपल सॉल्यूशन में वो केमिकल सब्सटेंस मालूम है कि वो क्या है, बट हमको ये डिटरमाइन करना है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उस केमिकल सब्सटेंस का, जिसको हमको अमाउंट मीन्स कंसेंट्रेशन को पता करना है, तो उस केमिकल सब्सटेंस का जो लैम्डा मैक्स है, उस लैम्डा मैक्स में एब्जॉर्बेंस देखा जाता है। मीन्स यहाँ पे हम वेवलेंथ को चेंज नहीं करते हैं, वेवलेंथ फिक्स होता है, और कौन सा वेवलेंथ सेट करते हैं, लैम्डा मैक्स सेट किया जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर वो जो कंपोनेंट 470 नैनोमीटर था उस केमिकल सब्सटेंस का, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगर उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का हमको कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तो इसी 470 नैनोमीटर पे हम एब्जॉर्बेंस को देखते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हैं किसमें, लैम्डा मैक्स में। अब यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस मतलब होता है हमारे पास जो सैंपल सोल्यूशन है, उस सैंपल सोल्यूशन में सिंगल ड्रग, सिंगल कंपोनेंट की एनालिसिस की जाती है, जो कि यूवी या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अदर जो एक्सिपिएंट्स है वो यूवी या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरीके से उस सैंपल में उस सिंगल कंपोनेंट की जब एनालिसिस की जाती है तो उसको सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस हम बोलते हैं। तो इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड मींस सिंगल स्टैंडर्ड मेथड, और दूसरा होता है कैलिब्रेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्टैंडर्ड मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड या सिंगल स्टैंडर्ड मेथड से किस तरीके से हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमको मालूम है कि हमारे सैंपल सॉल्यूशन में कैफीन है, लेकिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमको नहीं मालूम है, वो हमको डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड कैफीन लेते हैं मीन्स नोन कैफीन, प्योर कैफीन लेते हैं, और क्या किया जाता है उसमें उसका हम नोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि मान लो हमने बनाया 5 माइक्रोग्राम पर ml, तो उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको नोन है 5 माइक्रोग्राम पर ml है। अब क्या करते हैं, उस 5 माइक्रोग्राम पर ml मीन्स जो नॉन कंसंट्रेशन का हमने कैफीन सॉल्यूशन बनाया है उसका एब्जॉर्बेंस देखा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और जो भी एब्जॉर्बेंस है उसको हम नोट करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है उसका भी एब्जॉर्बेंस देखते हैं। यहाँ पे उस सैंपल सॉल्यूशन में कैफीन का कंसंट्रेशन हमको नहीं मालूम है, उसको डिटरमाइन करना है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम है उसका एब्जॉर्बेंस को कंपेयर किया जाता है जो सैंपल का जो एब्जॉर्बेंस आया है उससे, जिससे हम उस सैंपल के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर्मूला में पुट किया जाता है, कंसंट्रेशन निकालना है टेस्ट सैंपल का, तो कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट सैंपल इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट सैंपल। हमने वो जो टेस्ट सैंपल है उस सैंपल सोल्यूशन का भी हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एब्जॉर्बेंस देखा, तो जो भी आया उसको हमने यहाँ पे पुट करना होता है। नेक्स्ट आते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड मीन्स जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने बनाया था उसका कंसंट्रेशन हमको मालूम है, तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे रखा जाता है। और उसके बाद वो जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन उसका जो एब्जॉर्बेंस आया था
उसका एब्जॉर्बेंस यहाँ पे पुट करते हैं। इस तरीके से हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन। इसी कारण से तो बोला गया है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड का जो एब्जॉर्बेंस आया है वो टेस्ट के एब्जॉर्बेंस से कंपेयर करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड मेथड, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के उसको कंपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैलिब्रेशन कर्व मेथड। ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इस मेथड को किसी भी ड्रग के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्टैंडर्ड मेथड। मतलब यहाँ पे एक सिंगल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, मल्टीपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं ऑफ नोन कंसंट्रेशन। और उसके बाद क्या किया जाता है, इस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व बनाया जाता है, जिसको हम स्टैंडर्ड कर्व भी बोलते हैं। कैसे बनाया जाता है, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस, मीन्स कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस में और एब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस में। तो क्या किया जाता है, किसी भी ड्रग का, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है तो उस केमिकल सब्सटेंस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बनाते हैं। जैसे अगेन कैफीन है, तो कैफीन हमको पता करना है किसी सैंपल में कि कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, तो हम स्टैंडर्ड कैफीन लेंगे, मीन्स नोन कैफीन लेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ कैफीन लेते हैं और उसके क्या करते हैं, डिफरेंट जो है हम डाइल्यूशंस बनाते हैं ऑफ नोन कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिए, एक जो है मान लो आपका 2 माइक्रोग्राम पर ml का, दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया ऑफ कंसंट्रेशन 4 माइक्रोग्राम पर ml, 6 माइक्रोग्राम पर ml, 8 माइक्रोग्राम पर ml एंड 10 माइक्रोग्राम पर ml। इस तरीके से मान लो हमने डिफरेंट डाइल्यूशंस बनाए, डिफरेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए ऑफ नोन कंसंट्रेशन उस सब्सटेंस का। क्या किया जाता है, इन डिफरेंट जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बनाए हैं एक एक करके सभी का क्या किया जाता है, एब्जॉर्बेंस देखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100 और 120, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रेंज है वो है माइक्रोग्राम पर ml में। माइक्रोग्राम क्या होता है, 1 mg इक्वल्स टू 1000 माइक्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे जो हर एक जो हमने डाइल्यूशंस बनाया है उसका कंसंट्रेशन जो है 20 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम, 60, 80 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम और 120 माइक्रोग्राम, इस तरीके से हमने बनाया है। तो हर एक का क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका एब्जॉर्बेंस देखते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है तो एब्जॉर्बेंस बढ़ते जाता है अकॉर्डिंग टू बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। तो मान लो हर एक जो 20 माइक्रोग्राम का जो भी एब्जॉर्बेंस आया, 40 माइक्रोग्राम का जो भी एब्जॉर्बेंस आया, इसको नोट करते जाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ते जा रहा है। मान लो 20 माइक्रोग्राम का आया इस तरीके से 0.2, 40 माइक्रोग्राम का मान लो आया 0.58, 60 माइक्रोग्राम का आया 0.78, 80 माइक्रोग्राम का आया 1 और 100 माइक्रोग्राम का इस तरीके से 1.2। तो ये जो हमने डिफरेंट डाइल्यूशंस बनाए हैं ऑफ नोन कंसंट्रेशन, इसका जितना भी एब्जॉर्बेंस आता है इसको हम प्लॉट करते हैं और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। और यही जो स्ट्रेट लाइन आया है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कैलिब्रेशन ग्राफ या कह सकते हैं कैलिब्रेशन कर्व, ये स्टैंडर्ड कर्व बोला जाता है। और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के इसी कैलिब्रेशन कर्व की मदद से उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हम किसी भी सैंपल में अगर वो प्रेजेंट है तो उस कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है वो इस कैलिब्रेशन कर्व से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करने के बाद हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है जिसमें हमको उस केमिकल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, तो उसको भी उसी लैम्डा मैक्स में, उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ में उसका एब्जॉर्बेंस देखा जाता है और जो भी एब्जॉर्बेंस आया है उस एब्जॉर्बेंस के से हम इस कैलिब्रेशन कर्व की मदद से उसका कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 0.7 आया उस सैंपल सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस, तो सैंपल सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लोप जो है यहाँ पे ये इंटरसेप्ट हो रहा है और यहाँ पे जहाँ पे ये मान लो कि ये आया
5। तो ये क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन 65 माइक्रोग्राम पर ml। या इस तरीके से हम इक्वेशन से उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये कह सकते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y क्या है, y इज द, यहाँ पे y एक्सिस में क्या है, एब्जॉर्बेंस। तो y क्या हुआ, एब्जॉर्बेंस। m क्या हुआ, m इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। x क्या हुआ, x इज द कंसंट्रेशन। और c क्या है, c इज द इंटरसेप्ट। तो एक्सेल की मदद से हम इस इक्वेशन के थ्रू हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हमने ये सारे जो है एक्सेल शीट में कंसंट्रेशन वर्सेस जो एब्जॉर्बेंस है उसका डाटा पुट करने के बाद एक्सेल शीट में हम इस तरीके से जो है ग्राफ जो है बनाते हैं, और उसके बाद ये इक्वेशन लगा के y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें जो स्लोप की वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू आने के बाद क्या किया जाता है, तो एक्सेल में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद m और c की वैल्यू आ जाती है। तो हम x मीन्स उस सैंपल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू y माइनस सी डिवाइडेड बाय m। y क्या हुआ, y जो है उस सैंपल सोल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस आया है वो माइनस c क्या है, c इज द इंटरसेप्ट वैल्यू जो इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन पुट करने के बाद जो आया है, और m जो है वो स्लोप की वैल्यू है। तो इस तरीके से एक्सेल शीट में इस तरीके से वैल्यू जो आती है उसको पुट करते हैं, जो एब्जॉर्बेंस आया है c और m की जो वैल्यू आई है उसको पुट किया जाता है, और x मीन्स जो उस पर्टिकुलर सैंपल सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से उस सैंपल सोल्यूशन में उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो गया कैलिब्रेशन कर्व की मदद से किस तरीके से कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो इस पार्ट को और डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझते हैं, और इसके अलावा और क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।